नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 की तैयारी में आप सभी पूरी तरह से जुड़ गए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस समय यूनिट 9 यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 9 के अंतर्गत जितनी भी निबंध लगे हुए हैं, 11 निबंध लगे हुए हैं, हम उसके ऊपर सीरीज़ लेके आए हैं। इसके पहले हम यूनिट 7 हिंदी कहानी जितनी 21 कहानियाँ जो लगी हुई थी उनके ऊपर लगातार मैं एक सीरीज़ लेके आया था। लगभग ये पूरे 41 वीडियो पूरे हिंदी कहानी के ऊपर हैं। आप उसे जा कर के देखिए। उस पूरे 41 वीडियो को देखने के बाद ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछ ले और उस पूरे 41 वीडियो के अंदर कंपाइल ना हो। तो वो संपूर्ण पूरा हिंदी कहानी यूनिट 7 का संपूर्ण PDF भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम यूनिट 9 हिंदी निबंध के अंतर्गत हम पढ़ेंगे दूसरा निबंध दिल्ली दरबार दर्पण, जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके पहले हम हिंदी निबंध से संबंधित एक निबंध पढ़ चुके हैं, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इसके भी लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। उससे संबंधित 2 वीडियो आ चुकी है, आप जाकर के देख सकते हैं। पहली वीडियो में पहली क्लास में हम करवाते हैं संपूर्ण निबंध का लाइन बाय लाइन में पाठ करवाता हूँ। उस निबंध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं मैं वहीं करवाता हूं पहली वीडियो में। साथ ही पहली वीडियो में मैं पहली कंटेंट जो होती है निबंध की, उसी में मैं उस निबंध से संबंधित जितने भी PYQ होते हैं मैं करवा देता हूं। दूसरी वीडियो जो आती है उस निबंध से संबंधित कुछ मेरे द्वारा MCQ बनाए जाते हैं, जो कि वो जो प्रश्न होते हैं वो सिमिलर होते हैं, जो पिछले वर्ष जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे सिमिलर ही होते हैं वो सारे प्रश्न। उसी की कड़ी में ये आज दूसरे निबंध की पहली वीडियो है, जिसमें हम देखिए नीचे लिखा हुआ संपूर्ण निबंध का पाठ करेंगे, PYQ के साथ साथ सभी महत्वपूर्ण तथ्य को करेंगे। तो बिना देर किए हम चलते हैं आज के निबंध की तरफ। हम सबसे पहले उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आ रही है, वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप आपकी एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। निसंदेह यहाँ से आपको दिसंबर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आपको बता दें, अभी दो से 3 दिन बाद यहाँ पर कुछ अभी JRF क्वालिफाई जितने भी हुए हैं 2-4 लोग, उसमें से मैं उन लोगों को बुलाया हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके वो किसी ना किसी यूनिट को कवर भी करेंगे, ऐसा उनने मेरे से वादा किया है। तो देखते हैं ये वादा उन लोगों ने जो किया है वो कितना पूरा होता है। तो ठीक है, ये सारी बातचीत करते रहेंगे। पढ़ते हैं आज। सबसे पहले देखिए दिल्ली दरबार दर्पण, जिसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका प्रकाशन होता है 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष होता है। उसके बाद इस निबंध में सबसे बड़ी बात इस निबंध में है क्या, ये जानने के लिए एक लाइन में आप देख लीजिए कि इस निबंध में भारतेंदु की राजभक्ति और देशभक्ति की मिश्रित भावना देखी जा सकती है। दिल्ली दरबार दर्पण भारत में औपनिवेशिक काल में राजसी दरबार होता था। दिल्ली दरबार क्या होता था? भारत में औपनिवेशिक काल में जब भारत गुलाम था उस समय एक राजसी दरबार होता था, और ऐसा माना गया कि पूरे 3 बार दरबार लगे दिल्ली में, जिसे दिल्ली दरबार दर्पण के नाम से जाना जाता है, और दिल्ली दरबार दर्पण के नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र उल्लेखित करते हैं। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों में। कुल 3 बार दिल्ली दरबार दर्पण लगा, एक 1877 में, दूसरा 1903 में और तीसरा 1911 में। उसके बाद देखिए कि 1877 में ये प्रश्न पूछा गया, यूजीसी नेट 2021 के आसपास ये प्रश्न पूछ लिया गया था कि 1877 में जब यह निबंध लिखा गया भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, उस समय भारत के वायसराय कौन थे और इस निबंध में किन वायसराय का जिक्र हुआ है। तो वो थे वायसराय लॉर्ड लीटन। आप इसे नोट कर सकते हैं अपने शॉर्ट नोट्स में, और अगर आपके पास टेक्स्ट है निबंध का तो आप अपने सामने टेक्स्ट रखिए, मैं लाइन बाय लाइन टेक्स्ट पढ़ूंगा। उसमें से जो भी महत्वपूर्ण पंक्तियां होंगी मैं उसे अंडरलाइन करूंगा। आप भी अपने टेक्स्ट में अंडरलाइन कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम से कुछ समय पहले जब आप उसे रिवीजन करो तो हाईलाइटेड चीज़ों को रिवीजन करते हो आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हो। इसमें देखिए एक किलात खां नामक व्यक्ति आता है, वो एज ए कैरेक्टर इस निबंध में है। उसे जब दरबार लगता है तो उसे क्या मिलता है? एक हाथी मिलती है जिस पर 4000 की लागत का हौदा था।
उस हाथी के ऊपर 4,000 की लागत का एक हौदा रखा रहता है। उसके साथ साथ उसे जड़ाऊ गहने मिलते हैं, घड़ी मिलती है और कारजोबी कपड़े सब मिलाकर पूरे 25,000 की चीज़ें तोहफे में उसे दी जाती हैं। यह PYQ में प्रश्न बन चुका है। अभी आगे जब मैं PYQ आपको दिखाऊंगा पूरे निबंध पाठ करने के बाद, तो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जो सरदार किलात खां के साथ आए थे उन्हें भी 10,000 रुपये मिले थे। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में कि दिल्ली दरबार दर्पण में किलात खां के साथ जो सरदार गए थे उन्हें कितने रुपए मिले थे। दरबार में जो सरदार गए थे उन्हें कितने रुपए मिले थे। 20,000, 25,000, 10,000, 5,000 ऐसे ऑप्शन होंगे। आप सही से इसे नोट कर लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स में। बिना देर के अब जो देखिए महत्वपूर्ण तथ्य जो भी थे वो मैं करवा दिया। अब आगे हम चलते हैं, निबंध का लाइन बाय लाइन हम पाठ करेंगे। आप अपने सामने टेक्स्ट ओपन कर लीजिए। अगर यह देखिए ये निबंध जो है ये HPSC हरियाणा में और बाकी अन्य स्टेट जो हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। आप सारे सिलेबस को देख लीजिए। जिस भी सिलेबस में दिल्ली दरबार दर्पण नाम का निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र लगे हुए हैं, उस सिलेबस को देखते हुए ये पूरा निबंध आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपके सिलेबस से अगर किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हो, ना सिर्फ UGC नेट की, तो आप इस पूरे निबंध को देख सकते हैं अगर आपके सिलेबस से ये निबंध मैच करता है तो। हम पढ़ते हैं। अगर आपको इस निबंध का PDF चाहिए तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सारी PDF वहाँ पर सेंड करता रहता हूँ। और अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो मैं बार बार कहता हूँ आप एक बार इस चैनल से जुड़ो। अगर इस चैनल से कोई बेनिफिट ना हो, अगली 5 वीडियो देखो तो आप तुरंत अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और कमेंट करके भी आप जा सकते हो कि इस चैनल से मेरा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अपना आप सुझाव भी दे सकते हो कि आप अगले आने वाली यूनिटों के लिए आप इस तरह से काम कर सकते हो। अगर वो सुझाव मेरे अनुरूप लगा और बाकी व्यूअर हैं उनके मुताबिक लगा तो मैं उसका इम्प्लीमेंट करूँगा। इसका आप सभी ध्यान रखिए, इसलिए कमेंट जरूर करते रहिए। पढ़ते हैं पूरे निबंध को। ये देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को ध्यान में रखते हुए उनका चेहरा भी देख लीजिए किस तरह से वो क्रांतिकारी दिख रहे हैं इसमें। सबसे पहले देखिए ये भी याद रखिए कि निबंध की जो शुरुआत होती है वो किस पंक्ति से होती है। शुरुआत और लास्ट, आरंभ और अंतिम जो निष्कर्ष जहाँ से खत्म होता है उसे हमें जरूर ध्यान में रखना होता है। क्योंकि NTA पिछले कुछ सालों से जो प्रश्न पूछ रही है ना, वो रचनाओं के बीच से पंक्तियों को दे करके वो कहती है कि पंक्तियों को क्रम से लगाइए। उसमें ज़्यादातर 1 या 2 पंक्ति ऐसी होती ही होती है जो पहली या लास्ट की होती हैं और वहीं से हमारा प्रश्न हो जाता है। ऐसा मैंने अनुभव पूरे PYQ को देख के, मैं PYQ को जब संकलित कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ ये सारी चीज़ें, और यही सारी चीज़ें ट्रिक होती हैं JRF तक ले जाने के लिए। चूँकि ऐसा माना जाता है कि नेट तो लोगों का पढ़ने के बाद हो जाता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, अब पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। और JRF के लिए थोड़ा सा आपकी नसीब, उस समय की आपकी मनोवैज्ञानिक तरीके से किस तरह से आपका संतुलन है, ये सारी चीज़ें रखती हैं। तो ठीक है, आज पहली ऐसी क्लास है जिसमें बातें ज़्यादा हो गई, तो अब हम तुरंत निबंध की तरफ चलते हैं। देखते हैं। जयति राज राजेश्वरी, जय युवराज कुमार, जय नृप प्रतिनिधि, कवि लीटन। देखिए कवि लीटन, ये वायसराय की बात हो रही है। कवि लीटन, जय दिल्ली दरबार। एक बार दोबारा इसे पढ़िए। जयति राज राजेश्वरी, जय युवराज कुमार, जय नृप प्रतिनिधि, कवि लीटन, जय दिल्ली दरबार। सबसे पहले वो पूरे दिल्ली दरबार को एक व्यंग्यात्मक रूप में जय जय की जयकार लगाते हैं, उसके बाद से निबंध पर आते हैं। स्नेह भरन तम हरन दो, प्रजन करन उजियार, भयो देहली दीप सो, यह देहली दरबार। सब राजाओं की मुलाकातों का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि सबके साथ वही मामूली बातें हुई। सब बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा और सोने का तमगा मिला। क्या मिला? सभी राजाओं और शासनाधिकारी को एक एक रेशमी झंडा और सोने का तमगा मिला। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण पंक्ति है, आप इसे नोट करिए। झंडे अत्यंत सुंदर थे। पीतल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राज राजेश्वरी का एक मुकुट बना था। किस पर? पीतल के। एक पट्टी लगी थी जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था और
फरहरे पर जो डंडे से लटकता था, स्पष्ट रीति पर उनके शस्त्र आदि के चिन्ह बने हुए थे। झंडा और तमगा देने के समय श्रीयुत वायसराय ने हर एक राजा से ये वाक्य कहे, मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उन्होंने हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है जब कभी यह झंडा खुलेगा, आपको उसे देखते ही केवल इसी बात का ध्यान न होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपके खैर खा राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध है, बल्कि यह भी कि सरकार की यही बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी, प्रारब्धी और अचल देखे। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की आज्ञा अनुसार आपको यह तमगा पहनाता हूँ। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहने और आपके बाद यह आपके कुल में बहुत दिन तक रहकर इस शुभ दिन को याद दिलावे जो इस पर छपा है। आप देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की शब्द शैली कितनी अद्भुत है और किस तरीके से वह कटाक्ष करते हुए अपने पूरे निबंध को आगे बढ़ाते हैं। शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने या चांदी के केवल तमगे ही मिले। बाकी शेष पद के अनुसार, यानी कौन छोटा है कौन बड़ा है, इस तरीके से वो हॉरिजेंटल सबको मिलता चला जा रहा है। किलात खां को भी झंडा नहीं मिला। किलात खां जिनकी बात मैं महत्वपूर्ण तथ्य में किया था, उन्हें 25,000 रुपये की, देखिए यहाँ भी आ गया। किलात खां को भी झंडा नहीं मिला, पर उन्हें एक हाथी जिस पर 4,000 की लागत का हौदा था, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कार, जोबी, कपड़े, कमखाब के थान वगैरह सब मिलाकर 25,000 की चीज़ें तोहफे में मिली। यह बात किसी दूसरे के लिए नहीं हुई थी। इसके सिवाय जो सरदार उनके साथ आए थे उन्हें भी किश्तियों में लगाकर 10,000 रुपये की चीज़ें दी गईं। प्रायः लोगों को इस बात के जानने का उत्साह होगा कि खां का रूप और वस्त्र कैसा था। निसंदेह जो कपड़ा खां पहने थे वह उनके साथियों से बहुत अच्छा था, तो भी उनकी या उनके किसी साथी की शोभा उन मुगलों से बढ़कर न थी जो बाजार में मेवा लिए घूमा करते थे। हाँ, कुछ फर्क था तो इतना था कि लंबी घनी दाढ़ी के कारण खां साहब का चेहरा बड़ा भयानक लगता था। इन्हें झंडा न मिलने का कारण यह समझना चाहिए कि यह बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इन्हें आने और जाने के समय श्रीयुत वायसराय गलीचे के किनारे तक पहुंचा गए थे, पर बैठने के लिए इन्हें भी वायसराय के चबूतरे के नीचे वही कुर्सी मिली थी जो और राजाओं को। खां साहब के मिजाज में रूखापन बहुत है। एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात के लिए गए थे। खां ने पूछा, क्यों आए हो? बाबू साहब ने कहा, आपकी मुलाकात को। इस पर खां बोले कि अच्छा, आप हमको देख चुके हैं और हम आपको, अब जाइए। बहुत से छोटे छोटे राजाओं की बोलचाल का ढंग भी जिस समय वे वायसराय से मिलने आए थे संक्षेप के साथ लिखने के योग्य हैं। कोई तो दूर ही से हाथ जोड़ आए थे और दो एक ऐसे थे कि जब एडिकांग के वदन झुकाकर इशारा करने पर भी उन्होंने सलाम न किया तो एडिकांग ने पीठ पकड़कर उन्हें धीरे से झुका दिया। चूँकि ये इसमें इंग्लैंड की बातें और इंग्लैंड से आए हुए लोग और उनके शब्द ज़्यादा हैं, इसलिए आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो जब भी दिल्ली दरबार दर्पण से प्रश्न बने कि अगर ऐसे कुछ शब्द जैसे अभी आया एडिकांग, ऐसे कुछ शब्द अगर आपको परीक्षा में देखने को मिले, प्रश्नों के रूप में देखने को मिले, तो आप सीधे दिल्ली दरबार के दर्पण की तरफ उत्तर की तरफ जा करके आप अपना उत्तर सही कर सकते हैं। अधिक से अधिक प्रयास यही होगा कि वो प्रश्न सही हो जाए। कोई बैठकर उठना जानते ही ना थे। जहाँ की एडिकांग को उठो कहना पड़ता था। कोई झंडा, तमगा, सलामी और खिताब पाने पर भी एक शब्द धन्यवाद का नहीं बोल सके और कोई बेचारे इनमें से दो ही एक पदार्थ पाकर ऐसे प्रसन्न हुए कि श्रीयुत वायसराय पर अपनी जान और माल निछावर करने को तैयार थे। सबसे बढ़कर बुद्धिमान हमें एक महात्मा दिखाई पड़े
जिनसे वायसराय ने कहा कि आपका नगर तो तीर्थ गिना जाता है, पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ के ही समान पाते हैं। इसके जवाब में वह बेधड़क बोल उठे कि यह जगह तो सब तीर्थों से बढ़कर है। जहाँ आप हमारे खुदा मौजूद हैं, क्या कहता है वो, जहाँ आप हमारे खुदा मौजूद हैं, नवाब लुहारू की भी अंग्रेजी में बातचीत सुनकर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हंसी न आई हो। नवाब साहब बोलते तो बड़े धड़ाके से थे, पर उसी के साथ कायदे और मुहावरे के भी खूब हाथ पांव तोड़ते थे। कितने वाक्य ऐसे थे जिनके कुछ अर्थ ही नहीं हो सकते, पर नवाब साहब को अपनी अंग्रेजी का ऐसा कुछ विश्वास न था कि उनके मुंह से केवल अपने ही को नहीं बल्कि अपने दोनों लड़कों को भी अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिष, गणित आदि ईश्वर जाने कितनी विद्याओं का पंडित बखान गए। नवाब साहिब ने कहा कि हमने और रईसों की तरह अपनी उम्र खेलकूद में नहीं गंवाई, बल्कि लड़कपन ही से विद्या के उपार्जन में चित्त लगाया और पूरे पंडित तथा कवि हुए। इसके सिवाय नवाब साहिब ने बहुत से राजभक्ति के वाक्य भी कहे। वायसराय ने उत्तर दिया कि हम आपकी अंग्रेजी विद्या पर इतना मुबारकबाद नहीं देते जितना अंग्रेज़ों के समान आपका चित्त होने के लिए। फिर नवाब साहिब ने कहा कि मैंने इस भारी अवसर के वर्णन में अरबी और फारसी का एक पद्य ग्रंथ बनाया है। किसमें बनाया था उन्होंने? अरबी और फारसी का क्या बनाया था? पद्य ग्रंथ बनाया था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उन्होंने पद्य ग्रंथ बनाया था, गद्य ग्रंथ बनाया था, ऐसे सारे मतलब कई सारे विधाओं के नाम लेकर के पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि अरबी और फारसी में एक पद्य ग्रंथ उन्हें सुनाने के लिए बनाया था, जिसे मैं चाहता हूं कि किसी समय श्रीयुत को सुनाऊं। श्रीयुत ने जवाब दिया कि मुझे भी कविता का बड़ा अनुराग है और मैं आप सा एक भाई कवि यानी ब्रदर पोएट देखकर बहुत प्रसन्न हुआ तथा आपकी कविता सुनने के लिए कोई अवकाश का समय निकालूंगा। 29 तारीख को सबके अंत में महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात को आई। कौन सी तारीख थी? 29 तारीख। ये ताश का सब वस्त्र पहनी थी और मुंह पर ताश का नकाब पड़ा हुआ था। इसके सिवाय उनके हाथ पांव दस्ताने और मोजे से ऐसे ढके थे कि सबके जी में उन्हें देखने की इच्छा ही रह गई। पूरा बदन ढका था। महारानी के साथ में उनके पति राजा सखाराम। अब देखिए महारानी के साथ साथ इंग्लैंड से और कौन कौन आता है, ध्यान रखिए। उनके पति जिनका नाम था सखाराम साहेब और उनके दो लड़कों के सिवाय उनकी अनुवादक मिसेज फर्थ। कितने लोग आते हैं? एक महारानी आती हैं, एक उनके पति आते हैं, उनके दो लड़कों के साथ साथ एक उनकी अनुवादक आती है जिसका नाम क्या था? मिसेज फर्थ। महारानी ने पहले आकर वायसराय से हाथ मिलाया और अपनी कुर्सी पर बैठ गईं। श्रीयुत वायसराय ने उनके दिल्ली आने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की और पूछा कि आपको इतनी भारी यात्रा में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? महारानी अपनी भाषा में बोलचाल में बेगम भूपाल की तरह चतुर नहीं थी, इसलिए ज़्यादा बातचीत मिसेज फर्थ से हुई, जिन्हें श्रीयुत ने प्रसन्न होकर मन भावनी अनुवादक कहा। क्या कहा? श्रीयुत ने जो महारानी के साथ एक अनुवादक आई थी मिसेज फर्थ, उसे श्रीयुत ने क्या बोला? मन भावनी अनुवादक। इसे आप ध्यान रखिए। वायसराय की किसी बात के उत्तर में एक बार महारानी के मुंह से यस निकल गया, जिस पर श्रीयुत ने बड़ा हर्ष प्रकट किया कि महारानी अंग्रेजी भी बोल सकती हैं। पर अनुवादक मेम साहिब ने कहा कि वे अंग्रेजी में 2-4 शब्द से अधिक नहीं जानती। इस वर्णन के अंत में यह लिखना आवश्यक है कि श्रीयुत वायसराय लोगों से इतनी मनोहर रीति पर बातचीत करते थे जिससे सब मगन हो जाते थे और ऐसा समझते थे कि वायसराय ने हमारा सबसे बढ़कर आदर सत्कार किया। भेंट होने के समय श्रीयुत ने हर एक से कहा कि आपसे दोस्ती करके हम अत्यंत प्रसन्न हुए और तमगा पहनाने के समय भी बड़े स्नेह से उनकी पीठ पर हाथ रखकर बात की। 1 जनवरी को दोबारा महोत्सव हुआ। यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा, एक बड़े भारी मैदान में नगर में 5 मील पर हुआ था। नगर से 5 मील पर हुआ था।
बीच में श्रीयुत वायसराय का षटकोण चबूतरा था। षटकोण का मतलब 16। षटकोण चबूतरा का मतलब जिसका दरवाज़ा 16 तरफ हो, मतलब 16 तरफ से आप उसमें अंदर जा सकते हो, प्रवेश कर सकते हो, और 16 तरीक़ों से आप बाहर निकल सकते हो, 16 जगह से। जैसे कोई चबूतरा हो बीच में पूरा चबूतरा हो और उसमें 16 खिड़कियाँ लगी हों, 16 दरवाजे लगे हुए हैं, तो वही है षटकोण चबूतरा। आप उसे ध्यान रखिए। वो चबूतरा कैसा था? षटकोण चबूतरा, जिसकी गुंबद नुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा हुआ सुनहला रूपहला तथा शीशे का काम बना था। कंगूरे के ऊपर कलसे की जगह श्रीमती राजराजेश्वरी का सुनहरा मुकुट लगा था। इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन में सुशोभित हुए थे। उनके बगल में एक कुर्सी पर लेडी साहब बैठी थीं और ठीक पीछे खास लोग हाथों में चैम्बर लिए और श्रीयुत के ऊपर कारचोबी छत्र लगाए खड़े थे। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ 2 पेज दामन वरदान, 2 पेज के रूप में दामन और वरदान, जिसमें एक श्रीयुत महाराजा जम्बू का अत्यंत सबसे सुंदर सबसे छोटा राजकुमार और दूसरा कर्नल वर्ग का पुत्र था, खड़े थे और उनके दाएं बाएं तथा पीछे मुसाहिब और सेक्रेटरी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े थे। वायसराय के इस चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूर पर उससे नीच एक अर्धचंद्राकार चबूतरा था, जिस पर शासनाधिकारी राजा लोग और उनके मुसाहिब मद्रास और बम्बई के गवर्नर, पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिंदुस्तान के कंपाउंडर ने चीफ अपने अपने अधिकारियों समेत सुशोभित थे। इस चबूतरे की छत बहुत सुंदर नीले रंग के साटन की थी, जिसके आगे लहरियादार छज्जा बहुत सजीला लगता था। लहरिये के बीच बीच में सुनहले काम के चांद तारे बने थे। राजाओं की कुर्सियां भी नीली साटन में मढ़ी थीं और हर एक के सामने वे झंडे गड़े थे जो उन्हें वायसराय ने दिए थे, और पीछे अधिकारियों की कुर्सियां लगी थीं जिन पर नीली साटन चढ़ी थी। हर एक राजा के साथ एक पॉलिटिकल अफसर भी था। इनके सिवाय गवर्नमेंट में के भारी भारी अधिकारी भी यहीं बैठे थे। राजा लोग अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे। अब देखिए, यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है, ये महत्वपूर्ण लाइन है। राजा लोग को अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे। ऐसा भी पूछ सकता है ये प्रश्न कि राजा लोगों को, प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजा लोगों को किस क्रम में बैठाया गया था। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार उसमें आए दरबार में प्रत्येक राजाओं को किस क्रम में बैठाया गया था। ऑप्शन में दे देगा उनके आयु वर्ग के अनुसार, उनके कार्यशैली के अनुसार, या फिर उच्च वर्ग निम्न वर्ग, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, या फिर प्रांतों के अनुसार। तो आप यहाँ पर प्रांत पर टिक करके आ सकते हैं, जिससे ऊपर नीचे बैठने का बखेड़ा बिल्कुल निकल गया था। सब मिलाकर 63 शासनाधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली थी, जिनके नाम नीचे लिखे गए हैं। पूरे 63 शासनाधिकारी थे, आप उसका नाम नोट कर लीजिए। प्रश्न यहाँ से नहीं बना है, लेकिन इसमें से प्रश्न बनने की उम्मीद है। आप इन 63 का नाम पढ़िए, याद करिए और नोट कर लीजिए। मैं इसे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये सामने आपके है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले पर चलते हैं। वायसराय ने सिंहासन के पीछे तुरंत, परंतु राजसी चबूतरे की अपेक्षा उससे अधिक पास धनुषखंड के आकार की 2 श्रेणियां चबूतरे की बनी थीं, जो 10 भागों में बांट दी गई थीं। इन पर आगे की तरफ थोड़ी सी कुर्सियां और पीछे सीढ़ी नुमा बेंचें लगी थीं, जिन पर नीला कपड़ा मढ़ा था। यहाँ ऐसे राजाओं को जिन्हें शासन का अधिकार नहीं है, और सरदारों, रईसों, समाचार पत्रों और संपादकों और यूरोपियन तथा हिंदुस्तानी अधिकारियों को जो गवर्नमेंट के न्योते में आए थे या जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे, बैठने की जगह दी गई। ये 3000 के लगभग होंगे। किलात के खां, गोवा के गवर्नर जनरल, विदेशी राजदूत, बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि समाज और अन्य देश संबंधी कांसल लोगों की कुर्सियां भी श्रीयुत वायसराय के पीछे सरदारों और रईसों की चौकियों के आगे लगी थीं। दरबार की जगह दक्षिण तरफ
15,000 से ज़्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे लैस खड़ी थी और उत्तर तरफ राजा लोगों की सजी पलटने भांति भांति की वर्दी पहने और चित्र विचित्र शस्त्र धारण किए पारा बांधे खड़ी थी। इन सब की शोभा देखने से काम रखती थी। इसके सिवाय राजा लोगों के हाथियों के परे, जिन पर सुनहली अमारियां कसी थीं और कारचोबी झूले पड़ी थीं, तोपों की कतार, सवारों की नंगी तलवारों और भालों की चमक, फरहरों का उड़ान और 2 लाख के लगभग तमाशा देखने वालों की भीड़। तमाशा देखने वालों की भीड़ कितनी थी? 2 लाख, जो मैदान में डटी थी। ऐसा समा दिखलाती थी जिसे देख जो जहाँ था वहीं हक्का बक्का ही खड़ा रह जाता था। वायसराय के सिंहासन पर दोनों तरफ हाईलैंडर लोगों की गार्ड ऑफ ऑनर और बाजे वाले थे। शासनाधिकारी राजाओं के चबूतरे पर जाने के जो रास्ते बाहर की तरफ थे, उनके दोनों ओर भी गार्ड ऑफ ऑनर खड़े थे। 11:15 बजे तक सब दरबारी लोग अपनी अपनी जगहों पर आ गए थे। कितने बजे तक? 11:15 बजे तक। ठीक 12 बजे श्रीयुत वायसराय की सवारी पहुंची। कितने बजे? ठीक 12 बजे। और धनुषखंड आकार के चबूतरे की श्रेणियों के पास एक छोटे से खंभे के दरवाजे पर ठहरी सवारी पहुंचते ही बिल्कुल फौज ने शस्त्रों से सलामी उतारी और तोपें नहीं छोड़ी गई। क्या हुई? शस्त्रों से सलामी उतारी गई लेकिन तोपें नहीं छोड़ी गई। खंबे में श्रीयुत ने जाकर स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद के ग्रांड मास्टर का वस्त्र धारण किया। यहाँ से श्रीयुत राजसी छत्र के तले अपने राज सिंहासन की ओर बढ़े। श्री लेडी लीटन श्रीयुत के साथ थीं और दोनों दामन बरदार बालक, जिनका हाल ऊपर लिखा गया है, पीछे 2 तरफ से दामन उठाए हुए थे। श्रीयुत के चलते ही बंदीजन ने अपनी तुरहिया एक बार बहुत मधुर रीत पर बजाई और फौजी बाजे से ग्रांड मार्च बजने लगा। जब श्रीयुत राज सिंहासन वाले मनोहर चबूतरे पर चढ़ने लगे तो ग्रांड मार्च का बाजा बंद हो गया और नेशनल एंथम में क्या बजा था? आप ध्यान रखिए, गॉड सेव द क्वीन, ईश्वर महारानी को चिरंजीव रखे, का बाजा बजने लगा और गार्ड्स ऑफ ऑनर ने प्रतिष्ठा के लिए अपने शस्त्र झुका दिए। ज्यों ही श्रीयुत राज सिंहासन पर सुशोभित हुए, बाजे बंद हो गए और सब राजा महाराजा जो वायसराय के आने के समय खड़े हो गए थे बैठ गए। इसके पीछे श्रीयुत ने मुख्य बंदी को आज्ञा की कि श्रीयुत महारानी के राजराजेश्वरी की पदवी लेने के विषय में अंग्रेजी में राजाज्ञा पत्र पढ़ो। यह आज्ञा होते ही बंदी जनों ने 2 पाती में राज सिंहासन के चबूतरे के नीचे खड़े थे तुरही बजाई और उसके बंद होने पर मुख्य बंदी ने नीचे की सीढ़ी पर खड़े होकर बड़े ऊंचे स्वर से राजाज्ञा पत्र पढ़ा, जिसका उल्लास यह है। यह थोड़ा सा बोरिंग निबंध है लेकिन कोई नहीं, पढ़ना तो हमें ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो, जब तक पूरा पढ़ेंगे नहीं, बीच की पंक्ति वाले प्रश्न हम नहीं कर पाएंगे। महारानी विक्टोरिया ऐसी अवस्था में कि हाल में पार्लियामेंट की जो सभा हुई उसमें एक एक्ट पास हुआ है, जिसके द्वारा परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला है कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में श्रीमती को जो कुछ चाहे बढ़ा ले। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के एक में मिल जाने के लिए जो नियम बने हैं उनके अनुसार भी यह अधिकार मिला है कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवी और प्रशस्ति इस संयोग के पीछे वही होगी जो श्रीमती ऐसे राजाज्ञा पत्र के द्वारा प्रकाशित करेंगी, जिस पर राज की मुहर छपी रहे। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ऊपर लिखे हुए नियम और उस राजाज्ञा पत्र के अनुसार जो 1 जनवरी सन 1801 को राजश्री मुहर होने के बाद प्रकाशित किया गया। हमने यह पदवी ली, विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से
ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी स्वधर्म रक्षिणी। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन के हेतु बनाया गया है, हिंदुस्तान के राजा का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया और हमारे नाम से उसका शासन होगा। इस नए अधिकार की हम कोई विशेष पदवी लें और इन सब वर्णनों के अनंतर इस एक्ट में यह नियम सिद्ध किया गया कि ऊपर लिखी हुई बात के स्मरण निमित्त हमने अपने मुहर किए हुए राजाज्ञा पत्र के द्वारा सिंहासन के शासन का अधिकार अपने हाथ में ले। हमको यह योग्यता होगी कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवी और प्रशस्तियों में जो कुछ उचित समझे बढ़ा ले। इसलिए अब हम अपने प्रीवी काउंसिल की सम्मति से योग्य समझकर या प्रचलित और प्रकाशित करते हैं कि आगे को जहां सुगमता के साथ हो सके सब अवसरों में और संवर्ण राजपत्रों पर जिनमें हमारी पदवियां और प्रशस्तियां लिखी जाती हैं, सिवाय सनद, कमीशन, अधिकारदायक पत्र, दान पत्र, आज्ञा पत्र, नियोग पत्र और इसी प्रकार के दूसरे पत्रों के जिसका प्रचार यूनाइटेड किंगडम के बाहर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम उसके अधीन देशों को राज संबंधी पदवियों में नीचे लिखा हुआ मिला दिया जाए। अर्थात लैटिन भाषा में इंडी एम्प्रेक्टिस हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी और अंग्रेजी भाषा में एम्प्रेस ऑफ इंडिया। हमारी यह इच्छा और प्रसन्नता है कि उन राज संबंधी पत्रों में जिनका वर्णन ऊपर हुआ है यह नई पदवी न लिखी जाए। हमारी यह भी इच्छा और प्रसन्नता है कि सोने, चांदी और तांबे के सब सिक्के जो आज तक यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित हैं और नीति विरुद्ध नहीं गिने जाते और इसी प्रकार का तथा आकार के दूसरे सिक्के जो हमारी आज्ञा से अब छापे जाएंगे, हमारी नई पदवी लेने से भी नीति विरुद्ध न समझे जाएंगे। और जो सिक्के यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छापे जाएंगे और जिनका वर्णन राजाज्ञा पत्र में उन जगहों के नियमित और प्रचलित द्रव्य करके दिया गया है और जिन पर हमारी संपूर्ण पदवियां या प्रशस्तियां या उनका कोई भाग रहे और वे सिक्के जो राजाज्ञा पत्र के अनुसार अब छापे और चलाए जाएंगे, इस नई पदवी के बिना भी उस देश के नियमित और प्रचलित द्रव्य समझे जाएंगे। अब तक की इस विषय में हमारी कोई बहुत बड़ी प्रसन्नता न प्रकट की जाएगी। हमारी बिडनसर की कचहरी से 28 अप्रैल को 1876 के सन में हमारे राज के 39वें बरस में प्रसिद्ध किया गया। ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखें। मतलब 1801 में लेके चले गए हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हम सभी को। हम चीफ हेरल्ड राजाज्ञा पत्र को अंग्रेजी में पढ़ चुका जो हेरल्ड लोगों ने फिर तुरही बजाई। इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा। इसके समाप्त होते ही बादशाही झंडा खड़ा किया गया और तोप खाने से जो दरबार के मैदान में मौजूद था 101 तोपों की सलामी हुई। कितने तोपों की? 101 तोपों की सलामी। 34 सलामी होने के बाद बंदूकों की बाणें दगी और 101 सलामियाँ तोपों से हो चुकी। तब फिर बाढ़ छूटी और नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा। इसके अनंतर श्रीयुत वायसराय समाज को एड्रेस करने के अभिप्राय से खड़े हुए। श्रीयुत वायसराय के खड़े होते ही सामने के चबूतरे पर जितने बड़े बड़े राजा लोग और गवर्नर आदि अधिकारी थे खड़े हो गए, पर श्रीयुत ने बड़े आदर के साथ दोनों हाथों से हिंदुस्तानी रीत पर कई बार सलाम करके सबसे बैठ जाने का इशारा किया। यह काम श्रीयुत का जिससे हम लोगों की छाती दूनी हो गई। पायोनियर सरीखी आंखों के संपादक को बहुत बुरा लगा, जिसकी समझ में वायसराय का हिंदुस्तानी तरह पर सलाम करके बड़े हेठाई और लज्जा की बात है। खैर, यह तो इन अंग्रेजी अखबार वालों की मामूली बातें हैं। श्रीयुत वायसराय ने जो उत्तम एड्रेस पढ़ा उसका तर्जुमा हम नीचे लिखते हैं। नीचे देखिए क्या वो पढ़ते हैं। सन 1858 ईस्वी की नवंबर को
श्रीमती महारानी की ओर से एक इश्तिहार जारी हुआ जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था, जिसको उस दिन से आज तक वे लोग राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते हैं। वह प्रतिज्ञा एक ऐसी महारानी की ओर से हुई थी जिन्होंने आज तक अपनी बात को कभी नहीं तोड़ा, इसलिए हमें अपने मुंह से फिर उनका निश्चय करना व्यर्थ है। 18 वर्ष की लगातार उन्नति की ही उनको सत्य करती है और यह भारी समागम भी उनके पूरे उतरने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस राज के रईस और प्रजा को अपनी अपनी परंपरा की प्रतिष्ठा निर्विघ्न भोगते रहें और जिनकी उचित लाभों की उन्नति के यत्न में सदा रक्षा होती रहे, उनके वास्ते सरकार की पिछले समय की उदारता और न्याय आगे के लिए पक्की जमानत हो गई है। हम लोग इस समय श्रीमती महारानी की राज राजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और यहाँ महारानी के प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे आवश्यक है कि श्रीमती के उस कृपा युक्त अभिप्राय को सब पर प्रकट करूं, जिसके कारण श्रीमती ने अपने परंपरा की पदवी और प्रशस्ति में एक पद और बढ़ाया। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है, जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं। कितने करोड़? 30 करोड़। उनमें से इस बड़े और प्राचीन राज के समान श्रीमती किसी दूसरे देश का कृपा दृष्टि नहीं रखती। सब जगह और सदा इंग्लिस्तान के बादशाहों की सेवा में प्रवीण और परिश्रमी सेवक रहते आए हैं, परंतु उनसे बढ़कर कोई पुरुषार्थी नहीं हुए, जिनकी बुद्धि और वीरता से हिंदुस्तान का राज सरकार के हाथ लगा और बराबर अधिकार में बना रहा। इस कठिन काम में जिसमें श्रीमती की अंग्रेजी और देसी प्रजा दोनों ने मिलकर भली भांति परिश्रम किया है, श्रीमती के बड़े बड़े स्नेही और सहायक राजाओं ने भी शुभ चिंतन के साथ सहायता दी है, जिनकी सेना ने लड़ाई की मेहनत और जीत में श्रीमती की सेना का साथ दिया है, जिनकी बुद्धिपूर्वक सत्यशीलता के कारण मेल के लाभ बने रहें और फैलते गए, जिनका यहाँ आज वर्तमान होगा, जो कि श्रीमती के राज राजेश्वरी की पदवी लेने का शुभ दिन है। इस बात का प्रमाण है कि वे श्रीमती के अधिकार की उत्तमता में विश्वास रखते हैं और उनके राज में एका बने रहने में अपना भला समझते हैं। श्रीमती महारानी इस राज को, जिसे उनके पुरखों ने प्राप्त किया और श्रीमती ने दृढ़ किया, एक बड़ा भारी पैतृक धन समझती हैं, जो रक्षा करने और अपने वंश के लिए संपूर्ण छोड़ने के योग्य हैं। उस पर अधिकार रखने से अपने ऊपर यह कर्तव्य जानती हैं कि अपने बड़े अधिकार को इस क्षेत्र, इस देश की प्रजा की भलाई के लिए यहाँ के रईसों के हकों पर पूरा ध्यान रखकर काम में लावें। इसलिए श्रीमती का यह राजसी अभिप्राय है कि अपनी पदवियों पर एक और ऐसी पदवी बढ़ावें जो आगे सदा को हिंदुस्तान के सब रईसों और प्रजा के लिए इस बात का चिन्ह हो कि श्रीमती के और उनके लाभ एक हैं और महारानी की ओर राजभक्ति और शुभ चिंतन उन्हें उचित है। वे राजसी घरानों की श्रेणियां, जिनका अधिकार बदल देने और देश की उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजी राज को यहाँ जमाया, प्रायः अच्छे और बड़े बादशाहों से खाली न थी, परंतु उनके उत्तराधिकारियों ने के राज्य प्रबंध से उनके राज्य में के देशों में मेल न बना रह सका। सदा आपस में झगड़ा होता रहा और अंधेर मचा रहा। निर्बल लोग बलि के शिकार थे और बलवान अपने मद के इस प्रकार आपस की काट मार और भीतरी झगड़ों के कारण जड़ से हिलकर और निर्जीव होकर तैमूर लंग का भारी घराना अंत में मिट्टी में मिल गया और उसके नाश होने के कारण यह था कि उससे पश्चिम के देशों की उन्नति न हो सकी। आज ऐसी राजनीति के कारण जिससे सब जात और सब धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है, श्रीमती की हर एक प्रजा
अपना समय निर्विघ्न सुख से काट सकती है। सरकार के संभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियमों और रीतियों को बरत सकता है। राजराजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं है, बल्कि रक्षा करने और अच्छी राह बतलाने का। सारे देश की शीघ्र उन्नति और सबके सब प्रांतों की दिन पर दिन वृद्धि होने से अंग्रेजी राज के फल सब जगह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। हे अंग्रेजी राज के कार्यकर्ता और सच्चे अधिकारी लोग, कैसा व्यंग है! यह आप ही लोगों के लगातार परिश्रम का गुण है कि ऐसे ऐसे फल प्राप्त हैं, और सबके पहले आप ही लोगों पर मैं इस समय श्रीमती की ओर से अपनी कृतज्ञता और विश्वास को प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने इस समय की भलाई के लिए उन प्रतिष्ठित लोगों से जो आपके पहले कामों पर नियत थे, किसी प्रकार कम कष्ट नहीं उठाया, और लोग बराबर ऐसे साहस, परिश्रम और सच्चाई के साथ अपने तन मन को अर्पण करके काम करते रहें, जिससे बढ़कर कोई दृष्टांत इतिहास में न मिलेगा। कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह बात प्रायः कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि अपने नौकरों के पदों को जल्द जल्द बढ़ा दी जाए, परंतु मुझे विश्वास है कि अंग्रेजी सरकार की नौकरी में कर्तव्य पर का ध्यान और स्वामी की सेवा में तन मन को अर्पण कर देना, ये दोनों बातें निज प्रतिष्ठा और लाभ की अपेक्षा सदा बढ़कर समझी जाएंगी। यह बात सदा से होती आई है और होती रहेगी कि इस देश के प्रबंध के बहुत से भारी भारी और लाभदायक काम प्रायः बड़े बड़े प्रतिष्ठित अधिकारियों ने किए हैं, बल्कि जिले के उन अफसरों ने जिनकी धैर्यपूर्वक चतुराई और साहस पर संपूर्ण प्रबंध का अच्छा उतरना सब प्रकार अधीन है। श्रीमती की ओर से राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों के विषय में मैं जितनी गुण ग्राहकता और प्रशंसा प्रकट करूं थोड़ी है, क्योंकि ये तमाम हिंदुस्तान में ऐसा सूक्ष्म और कठिन कामों को अत्यंत उत्तम रीति पर करते रहे हैं और करते हैं, जिनसे बढ़कर सूक्ष्म और कठिन काम सरकार अधिक से अधिक विश्वास पात्र मनुष्य को नहीं सौंप सकती। हे राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, जो कमसनी में इतने भारी जिम्मे के कामों का मुकर्रर होकर बड़े परिश्रम चाहने वाले नियमों पर तन मन से चलते हो और निज पौरुष से उन जातियों के बीच राज्य संबंध के कठिन काम को करते हो, जिनकी भाषा, धर्म और रीतें आप लोगों से भिन्न है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने अपने कठिन कामों को दृढ़ परंतु कोमल रीति पर करने के समय आपको इस बात का भरोसा रहे कि जिस समय आप लोग अपने जाति की बड़ी कीर्ति को थामे हुए हैं और अपने धर्म के दयाशील आज्ञाओं को मानते हैं, उसी के साथ आप इस देश के सब जाति और धर्म के लोगों का उत्तम प्रबंध और के अनमोल लाभों को फैलाते हैं। उस पश्चिम की सभ्यता के नियमों की बुद्धिमानी के साथ फैलने के लिए, जिससे इस भारी राज का धन बराबर बढ़ता गया। हिंदुस्तान पर केवल सरकारी अधिकारियों का एहसान नहीं है, बल्कि यदि मैं इस अवसर पर श्रीमती के इस यूरोपियन प्रजा को हिंदुस्तान में रहती हैं पर सरकारी नौकर नहीं है, इस बात का विश्वास कराऊं कि श्रीमती उन लोगों के केवल उस राजभक्ति की ही गुण ग्राहकता नहीं करती जो वे लोग उनके और उनके सिंहासन के साथ रखते हैं, किंतु उन लोगों को भी जानती और मानती हैं जो उन लोगों के परिश्रम से हिंदुस्तान को प्राप्त होते हैं। तो मैं अपनी पूर्ण स्वामिनी के विचारों को अच्छी तरह न वर्णन करने का दोषी ठहरूंगा। इस अभिप्राय से कि अपने राज के इस उत्तम भाग को प्रजा को सरकार की सेवा या निज की योग्यता के लिए गुण ग्राहकता दिखाने का विशेष अवसर मिले, श्रीमती ने कृपा पूर्वक केवल स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद वालों और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अधिकारियों की संख्या ही में थोड़ी सी बढ़ती नहीं की, किंतु इसी हेतु एक बिल्कुल नया पद और नियत किया है जो ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर कहलाएगा। किस नए पद की वो घोषणा करती हैं? ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, इसे आप नोट कर लीजिए।
हे हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देशी अफसर और सिपाहियों, आप लोगों ने जो भारी भारी काम बहादुरी के साथ लड़ भिड़कर सब अवसरों पर किए और इस प्रकार श्रीमती की सेना की युद्ध कीर्ति को थामे रहे, उसका श्रीमती अभिमान के साथ स्मरण करती हैं। श्रीमती इस बात पर भरोसा रखकर कि आगे को भी सब अवसरों पर आप लोग उसी तरह मिलजुल कर अपने भारी कर्तव्य को सच्चाई के साथ पूरा करेंगे। अपने हिंदुस्तानी राज्य में मेल और अमन चैन बनाए रखने के विश्वास का काम आप लोगों ही को सुपुर्द करती हैं। हे वॉलंटियर सिपाहियों, आप लोगों के राजभक्तिपूर्ण और सफल यत्न जो इस विषय में हुए हैं कि यदि प्रयोजन पड़े तो आप सरकार की नियत सेना के साथ मिलकर सहायता करें, इस शुभ अवसर पर हृदय से धन्यवाद पाने के योग्य हैं। हे इस देश के सरकार और रईस लोग, जिनकी राजभक्ति इस राजा के बल को पुष्ट करने वाली है और जिनकी उन्नति इसके प्रताप के कारण है। श्रीमती महारानी आपको यह विश्वास करके धन्यवाद देती हैं कि यदि इस राज के लाभों में कोई विघ्न डाले या उन्हें किसी तरह का भय हो तो आप लोग उसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार हो जाएंगे। मैं श्रीमती की ओर से और उनके नाम से दिल्ली आने के लिए आप लोगों का जी से स्वागत करता और इस बड़े अवसर पर आप लोगों के इकट्ठे होने को इंग्लिस्तान और के राज सिंहासन की ओर आप लोगों की उस राजभक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण गिनता हूँ जो श्रीमान प्रिंस ऑफ वेल्स के इस देश में आने के समय आप लोगों ने दृढ़ रीति पर प्रकट की थी। श्रीमती महारानी आपके स्वार्थ को और अपना स्वार्थ श्रीमती महारानी आपके स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझती हैं और अंग्रेजी राज के साथ उसके कर देने वाले और स्नेही राजा लोगों का जो शुभ संयोग से संबंध है उसके विश्वास को दृढ़ करने और उसके मेल जोल को अचल करने ही के अभिप्राय से श्रीमती ने अनुग्रह करके वह राजसी पदवी ली है जिसे आज हम लोग प्रसिद्ध करते हैं। हे हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी के देसी प्रजा लोग, इस राज की वर्तमान दशा और उसके नित्य के लाभ के लिए आवश्यक है कि उनके प्रत्यक्ष को जांचने और सुधारने का मुख्य अधिकार ऐसे अंग्रेजी अफसरों को सुपुर्द किया जाए जिन्होंने राजकाज के उन तत्वों को भलीभांत सीखा है जिनका बर्ताव राजराजेश्वरी के अधिकार स्थिर रहने के लिए आवश्यक है। इन्हीं राजनीति जानने वाले लोगों के उत्तम प्रयत्नों से हिंदुस्तान सभ्यता के दिन दिन बढ़ता जाता है और यही उसके कामकाज संबंधी महत्व का हेतु तथा नित्य बढ़ने वाली शक्ति का गुप्त कारण है। इन्हीं लोगों के द्वारा पश्चिम देश का शिल्प, सभ्यता और विज्ञान, जिसके कारण आज दिन यूरोप लड़ाई और मेल लोगों में सबसे चढ़ बढ़कर है, बहुत दिनों तक पूरब के देशों में यहाँ वालों के उपकार के लिए प्रचलित रहेगा। परंतु हे हिंदुस्तानी लोग, आप चाहें जिस जाति या मत के हों, यह निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंध में योग्यता अनुसार अंग्रेजों के साथ भली भांति काम पाने के योग्य हैं और ऐसा होना पूरा न्याय भी है। इंग्लिस्तान तथा हिंदुस्तान के बड़े राजनीति जानने वाले लोग और महारानी की राजसी पार्लियामेंट व्यवस्थापकों ने बार बार इस बात को स्वीकार भी किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस बात को अपने सम्मान और राजनीति के सब अभिप्रायों के लिए अनुकूल होने का कारण माना है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वर्षों में हिंदुस्तानियों की कारगुजारी के ढंग में मुख्यतः बड़े बड़े अधिकारियों के काम में पूरी उन्नति देखकर संतोष प्रकट करती है। इस बड़े राज्य का प्रबंध जिन लोगों के हाथ में सौंपा गया है उनमें केवल बुद्धि ही के प्रबल होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता की भी वैसी ही आवश्यकता है। इसलिए जो लोग कुल, पद और परंपरा के अधिकार के कारण आप लोगों में स्वाभाविक ही उत्तम हैं, उन्हें अपने को और अपने संतान को केवल उस शिक्षा के द्वारा योग्य करना आवश्यक है जिससे कि वे श्रीमती महारानी पंडित राजराजेश्वरी की गवर्नमेंट की राजनीति के तत्वों को समझें और काम में ला सके। इस रीति से उन
पदों के योग्य हों जिनके द्वार उनके लिए खुले हैं। राजभक्ति, धर्म, अपक्षपात, सत्य और साहस देश संबंधी मुख्य धर्म हैं। उनका सहज रीति पर बर्ताव करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। तब श्रीमती की गवर्नमेंट राज के प्रबंध में आप लोगों की सहायता बड़े आनंद से अंगीकार करेंगी, क्योंकि पृथ्वी के जिन जिन भागों में सरकार का राज है वहाँ गवर्नमेंट अपनी सेना के बल पर उतना भरोसा नहीं करती जितना कि अपनी संतुष्ट और एकची प्रजा की सहायता पर, जो अपने राजा के वर्तमान रहने ही में अपना नित्य मंगल समझकर सिंहासन के चारों ओर जी से सहायता करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। श्रीमती महारानी निर्बल राज्यों को जीतने का या आसपास की रियासतों को मिला लेने से हिंदुस्तान के राज की उन्नति नहीं समझती, बल्कि इस बात में कि इस कोमल और न्याय युक्त राज्य शासन को निरुपद्रव बनाकर चलाने में जो हो उनका स्नेह और कर्तव्य केवल अपने ही राज से नहीं है, बल्कि श्रीमती शुद्ध चित्त से यह भी इच्छा रखती हैं कि जो राजा लोग इस बड़े राज की सीमा पर हैं और महारानी के प्रताप की छाया में रहकर बहुत दिनों से स्वाधीनता का सुख भोगते आ रहे हैं, उनसे निष्कपट भाव और मित्रता को दृढ़ रखें। परंतु यदि इस राज के अमन चैन में किसी प्रकार की बाहरी उपद्रव की शंका होगी तो श्रीमती हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी अपनी पैतृक राज की रक्षा करना खूब जानती हैं। यदि कोई विदेशी शत्रु हिंदुस्तान के इस महाराज्य पर चढ़ाई करे तो मानो उनसे पूरब के उस सब राजाओं से शत्रुता की, और उस दशा में श्रीमती को अपने राज के अपार बल, अपने स्नेही और कर देने वाले राजाओं की वीरता, राजभक्ति, अपनी प्रजा के स्नेह और शुभचिंतन के कारण इस बात को भरपूर शक्ति है कि उसे परास्त करके दंड दे। इस अवसर पर उन पूरब के राजाओं के प्रतिनिधियों का वर्तमान होगा जिन्होंने दूर दूर देशों से श्रीमती को इस शुभ समारंभ के लिए बधाई दी हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेल से अभिप्राय और आसपास के राजाओं के साथ उनके मित्र भाव का स्पष्ट प्रमाण है। मैं चाहता हूं कि श्रीमती की हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से श्रीयुत खान किलात और उन राजदूतों को जो इस अवसर पर श्रीमती के स्नेही राजाओं के प्रतिनिधि होकर दूर दूर से अंग्रेजी राज्य से आए हैं और अपने प्रतिष्ठित पाहुनों पर श्रीयुत गवर्नर जनरल गोवा और बाहरी कांसलों का स्वागत करूं। हे हिंदुस्तान के रईस और प्रजा लोग, मैं आनंद के साथ आप लोगों को यह कृपा पूर्वक संदेश जो श्रीमती महारानी और आप लोगों की राजराजेश्वरी ने आप लोगों को अपने राजसी और राजराजेश्वरी नाम से भेजा है सुनाता हूँ। जो वाक्य श्रीमती के यहाँ से आज सवेरे तार के द्वारा मेरे पास पहुँचे हैं ये हैं। हम विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से संयुक्त राज्य ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी, हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी, अपने वायसराय के द्वारा अपने सब कामकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, रईसों, सरदारों और प्रजा को जो इस समय दिल्ली में इकट्ठे हैं अपना राजसी और राजराजेश्वरी आशीर्वाद भेजते हैं और उस भारी कृपा और पूर्ण स्नेह का विश्वास कराते हैं जो हम अपने हिंदुस्तान के महाराज की प्रजा की ओर रखते हैं। हमको यह देखकर जी से प्रसन्नता हुई कि हमारे प्यारे पुत्र का इन लोगों ने कैसा आदर सत्कार किया और अपने कुल तथा सिंहासन की ओर उनकी राजभक्ति और स्नेह के इस प्रमाण से हमारे जी पर बहुत असर हुआ। हमें भरोसा है कि इस शुभ अवसर पर यह फल होगा कि हमारे और हमारी प्रजा के बीच स्नेह और दृढ़ होगा तथा सब छोटे बड़ों को इस बात का निश्चय हो जाएगा कि हमारे राज में उन लोगों को स्वतंत्रता, धर्म और न्याय प्राप्त है। हमारे राज का अभिप्राय सदा यही है कि उनके सुख की वृद्धि, सौभाग्य की अधिकता और कल्याण की उन्नति होती रहे। मुझे विश्वास है कि आप लोग इन कृपामय वाक्यों की गुणग्राहकता करेंगे। ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज्य की महारानी और हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की रक्षा करे। वो जो वहाँ से शपथ पत्र, एक पत्र आता है, लेटर आता है, उसमें कौन लिख के भेजा रहता है? महारानी विक्टोरिया। बस अंतिम पृष्ठ है।
इस एड्रेस के समाप्त होते ही नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा और सेना ने 3 बार हुर्र शब्द की आनंदाध्वनि की। दरबार के लोगों ने भी परम उत्साह से खड़े होकर हुर्र शब्द, अब जब हम एक्सक्लेमेशन पढ़ते हैं तो उसमें हुर्रा आता है, एक्सक्लेमेटरी विथ सारो, ये सारी वर्ड आते हैं अंग्रेजी में। तो देखिए हुर्र एक वहाँ इंग्लिश का अंग्रेजी का एक ऐसा शब्द है, जहाँ तक मैं जानता हूँ उससे आनंद प्रकट किया जाता है। शब्द और हथेलियों की आनंद ध्वनि करके अपने जी का उमंग प्रकट किया। महाराज सिंधिया निमाच की ओर से सर सालारजंग राजपूताना के महाराजों की तरफ से महाराज जयपुर, बेगम भोपाल, महाराज कश्मीर, दूसरे सरदारों। अब यहाँ से समझ सकते हैं जितनी रियासतें थीं उनका नाम आप यहाँ से याद नोट कर सकते हैं। महाराजा जयपुर, बेगम भोपाल, बेगम भोपाल इन द सेंस आप वहाँ से इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि वहाँ की जो राजा रहे होंगे वो महारानी रही होगी, यानी स्त्रीलिंग से कहीं ना कहीं से इसे आप रिलेट कर सकते हैं। महाराज कश्मीर और दूसरे सरदारों ने खड़े होकर एक दूसरे को बधाई दी और अपनी राजभक्ति प्रकट की। इसके अनंतर श्रीयुत वायसराय ने आज्ञा की कि दरबार हो चुका और अपनी 4 घोड़े की गाड़ी पर चढ़कर अपने खेमे को रवाना हुए। निबंध का पाठ यहीं समाप्त होता है। इसके बाद हम जो भी 1-2 PYQ हैं, इस चैप्टर से PYQ बहुत कम बने हैं, MCQ करेंगे। बिना देर किए हम चलते हैं MCQ की तरफ। आप देख लीजिए ये दूसरा निबंध है और यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, यूनिट 9 है। यूनिट 9 में पूरे 11 निबंध लगे हुए हैं, जिसमें से 2 निबंध केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं, यानी 10 लेखक हिंदी निबंध में लगे हुए हैं। आप जाकर के सिलेबस को देखिए। दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं सारे PDF सेंड करता रहता हूं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अगर आपको लगता है कि इससे और बेहतर आपको कंटेंट दिया जा सकता है, कुछ चीज़ें अगर मेरे से छूट रही हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि मैं इस तरह से लगातार कंटिन्यूटी के साथ आपको कंटेंट देता रहूं, तो आप कुछ सुझाव दे सकते हैं। कंटेंट के बारे में आप बता सकते हैं कैसा है, क्योंकि इससे थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है एजुकेटर का, आप समझ सकते हैं। तो बिना देर की अब चलते हैं MCQ की तरफ। सबसे पहला प्रश्न आपको पता है, मैं MCQ में वही लेके आता हूं संबंधित रचना से, उस संबंधित रचना के प्रकाशन वर्ष संबंधित पहला प्रश्न होता है। तो पहला प्रश्न है दिल्ली दरबार दर्पण निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1884, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1877, ऑप्शन डी 1880। जब मैं महत्वपूर्ण तथ्य कराता हूं उसी समय वो सारी चीज़ें इस रचना से संबंधित, इस पार्टिकुलर निबंध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, चाहे वो प्रकाशन वर्ष हो, चाहे वो आलोचकों के मत हों पार्टिकुलर रचना से संबंधित, या फिर महत्वपूर्ण पंक्तियां हों, वो सारे महत्वपूर्ण तथ्य में आ जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप दे रहे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में लगातार इसका उत्तर दे सकते हैं, मुझे लगेगा, मैं जान पाऊंगा कि आप लगातार प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। मेरे बताने से पहले अगर आप प्रश्न का उत्तर देते हो और मेरे बताने के बाद वो प्रश्न आपका सही होता है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे आत्मसंतुष्टि ना मिलती हो और अच्छा ना लगता हो। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देते रहिए। पहले प्रश्न का उत्तर है 1877। 1877 में दिल्ली दरबार दर्पण निबंध का प्रकाशन हुआ था, जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था और 1885 में इनका देहांत हुआ था। अभी एक मैं कमेंट देख रहा था, तो एक कमेंट में बोला गया है मेरे से कि आप जो रचनाकार हैं उनके जन्म को भी बताते जाइए, तो मैं ध्यान में रखूंगा। बहुत अच्छा सलाह था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत दिल्ली दरबार दर्पण निबंध किस प्रकार का निबंध है? ऑप्शन ए विचारात्मक निबंध, ऑप्शन बी विवरणात्मक एवं वर्णनात्मक निबंध, ऑप्शन सी काल्पनिक निबंध, ऑप्शन डी ललित निबंध। जब मैं इस निबंध को करवा रहा था तो मैं बाकायदा, मुझे याद है इंपॉर्टेंट फैक्ट में मैं ये सारी बातें करवाया था मैंने। अगर अब तक आपने निबंध नहीं पढ़ा है तो जाइए इसके पहले वाले वीडियो को जल्दी से वॉच करके आइए, फिर आप MCQ को करिए। क्योंकि मैं बता दूं कि अगर डायरेक्टली आप MCQ वाले वीडियो पर आते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। अगर आप इसके पहले
या तो खुद से आपने टेक्स्ट नहीं पढ़ा है या फिर किसी के द्वारा पढ़ाए गए अगर टेक्स्ट को नहीं पढ़ा है तो एमसीक्यू से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं ऐसे आपको अंधकार में नहीं रहने देना चाहता। आप टेक्स्ट को अधिक से अधिक पढ़िए, बिना एमसीक्यू के भी आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। एमसीक्यू हम इसलिए करते हैं क्योंकि सिमिलर प्रश्न को अधिक से अधिक करके मैं अपनी प्रैक्टिस और बार बार किसी चीज़ को रिवीजन करने से ऐसा होता है कि वो याद रहता है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, विवरणात्मक एवं वर्णनात्मक निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण। और इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति ये सारी चीजें देखने को एक साथ सम्मिलित रूप में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न संख्या 3, दिल्ली दरबार के अवसर पर भारतीय राजाओं को क्या दिया गया? निबंध में इसका जिक्र है। ऑप्शन ए रेशमी झंडा और सोने का तमगा, ऑप्शन बी प्रशस्ति पत्र एवं राजमुद्रा, ऑप्शन सी शस्त्र एवं तमगा, ऑप्शन डी बहुमूल्य वस्तुएं एवं हाथी। इस प्रश्न का उत्तर क्या है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर अपने सामने एक नोटबुक रखिए। जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं क्रम से लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 ऐसे। और अगर पहला प्रश्न का उत्तर आपका सही हो रहा है तो टिक कर दीजिए, गलत हो रहा है तो क्रॉस कर दीजिए, सही हो रहा है टिक टिक। और लास्ट में आप देखिए कितने प्रश्न पूछे गए उसमें से कितने प्रतिशत स्कोर आप कर पा रहे हो। क्योंकि मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि पीवाईक्यू के सिमिलर ही ये एमसीक्यू हैं। आप किसी भी पीवाईक्यू को जाके उठा के देख लीजिए। और मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर पीवाईक्यू का जो लेवल होता है इससे थोड़ा कम ही होगा। इतने डीप से मैं क्वेश्चन बना के लाता हूं या फिर इतने डीप से क्वेश्चन में बनवाता हूं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, उनको रेशमी झंडा और सोने का तमगा दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, दिल्ली दरबार के अवसर पर राजाओं को दिए गए झंडे किसके प्रतीक थे या फिर दिए गए झंडे प्रतीक थे? ऑप्शन ए महारानी विक्टोरिया के अधीनता के, ऑप्शन बी महारानी विक्टोरिया द्वारा की गई प्रशंसा के, ऑप्शन सी महारानी विक्टोरिया के राजाओं के प्रति विश्वास के, ऑप्शन डी महारानी विक्टोरिया की निरंकुशता के। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अपने नोटबुक में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जब एक खान करके हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं 1 मिनट उसे याद करता हूं। किलात खां नाम का एक कैरेक्टर इस निबंध में आता है। तो किलात खां को जब वो झंडे और रेशमी तमगा नहीं दिया जाता, क्योंकि उन्हें ऐसा निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र बताते हैं कि वो स्वतंत्र थे, वो पूरी तरह से स्वतंत्र थे, इसलिए उनको ये झंडा नहीं दिया जाता। इसलिए वो जो झंडा था वो महारानी विक्टोरिया की अधीनता का प्रतीक था। जितने लोगों को झंडा दिया गया वो विक्टोरिया के अधीन हो गए, उनकी सारी बातों को मानना है, उनके पदचिन्हों पर चलना है। पदचिन्हों पर चलने का मतलब यह है कि वो जैसा रास्ता दिखाएंगी वैसा ही आपको अपने समाज में चलना है, अपने राज्य में चलना है, उनके दिशा निर्देशों पे आपको अपना पूरा राज्य चलाना है। इस तरह की बात इस निबंध को पढ़ने में मुझे देखने को मिलती है। आप मेरे साथ निबंध अगर पढ़े होंगे तो आपको सब कुछ वहाँ से क्लियर हो गया होगा। मैं सारी चीज़ों को सारी जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ होती हैं मैं अंडरलाइन करते हुए चलता हूँ और कहता हूँ इसे नोट करिए, ये महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए ऑप्शन ए, महारानी विक्टोरिया की अधीनता के। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली दरबार दर्पण कब आयोजित किया गया? ए 2 फरवरी 1876, बी 1 जनवरी 1877, सी 5 मार्च 1876 और डी 10 जनवरी 1877। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब तक मैं एक प्रश्न और पूछता हूं कि दिल्ली दरबार दर्पण कहानी में एक बात का और जिक्र हुआ है कि दरबार कितनी बार लगा था भारत में। आप बताइएगा, 1 बार लगा था, 2 बार लगा था या फिर 3 बार लगा था या 4 बार लगा था? पहला प्रश्न ये कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कितनी बार लगा था। दूसरा, और कब कब लगा था। ठीक है, कितनी बार लगा था और कब कब लगा था, वो डेट के साथ आप कमेंट करिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 जनवरी 1877। आपको पता है कि 1877 में ही ये कहानी प्रकाशित हुई थी और 1 जनवरी 1877 को यह दिल्ली दरबार दर्पण आयोजित किया गया था। इसका उत्तर आप देखिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, वायसराय के सामने उनसे
थोड़े नीचे अर्धचंद्राकार चबूतरे पर कितने राजाओं को स्थान दिया गया था? आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 63, ऑप्शन डी 65। जब मैं पूरा निबंध पढ़ा रहा था तो जिस भी जगह पर इसका जिक्र हुआ था मैं उसको अंडरलाइन किया था और बोला था आप इसे नोट करिए, मुझे अच्छी तरह से याद है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 63। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑप्शन यहां देख लीजिए उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया की राजाज्ञा का उर्दू तर्जुमा किसने पढ़ा? ए फॉरेन सेक्रेटरी ने, बी बेगम भोपाल ने, सी हैदराबाद की निजाम ने, डी किलात के खां ने। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अपनी नोट में बुक में लिख सकते हैं, या फिर आप लास्ट में भी हमें बता सकते हैं कि इस 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। अगर बार बार आप कमेंट नहीं कर सकते तो लास्ट में कम से कम मुझे इतना तो बता दीजिए कि 10 MCQ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फॉरेन सेक्रेटरी ने तर्जुमा पढ़ा था। इसमें देखिए और जो भी 3 कैरेक्टर हैं, तीनों नाम हैं वो महत्वपूर्ण नाम है और इस निबंध में इनका जिक्र हुआ है। अलग अलग रियासतें आती हैं जैसे बेगम भोपाल, हैदराबाद की निज़ाम आदि, कानपुर से कोई रहता है, कश्मीर के नवाब, ऐसा कुछ है। तो ये सारे लोग इस कहानी के एक कैरेक्टर के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन्हें बांधा है। इसका देख लीजिए फॉरेन के सेक्रेटरी ने, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, वायसराय ने अपने भाषण में राज्य के प्रबंध संचालक के लिए किसे अनिवार्य बताया? ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी उत्तम आचरण, ऑप्शन सी सामाजिक योग्यता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये लाइन जहां भी आई है वहां पर इन तीनों का जिक्र है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यहां पर देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध में आए पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एनटीए द्वारा पिछले 3 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए सबसे पसंदीदा प्रश्नों में से एक है रचनाओं के बीच से पंक्तियों को उठा करके प्रश्न पूछ लेना कि उन पंक्तियों को क्रम से लगाइए। और ऐसे प्रश्न को आप तभी कर पाओगे जब आप पूरी रचनाओं को लाइन बाय लाइन पढ़े हो, उसकी सभी घटनाओं को आप रिलेट कर पाए हो, याद कर पाए हो कि कौन सी घटना कब घटती है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए भाई साहब आप सभी लोग टेक्स्ट को पढ़िए। मेरे साथ नहीं पढ़ सकते, अकेले टेक्स्ट पढ़िए, अपने सामने टेक्स्ट रख के पढ़िए। अकेले पढ़ने से दिक्कत यह होती है कि जब भी टेक्स्ट पढ़ते हो तो पढ़ते चले जाते हो। किसी के साथ टेक्स्ट पढ़ते हो, अगर कोई टेक्स्ट पढ़ाता है तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पंक्ति बताता है उसको वो बोलता भी है, तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं से वहां पर एकाग्र होता है कि अगर कोई बता रहा है तो इसमें कुछ तो मुख्यता लिए हुए है यह पंक्ति। तो इसलिए आपको, अगर मेरे द्वारा नहीं आप किसी के साथ पढ़िए, लेकिन पढ़िए। मैं पढ़ता हूं इसको देखिएगा। ऑप्शन ए है 29 तारीख को सबके अंत में महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात को आई। दूसरा है 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ, यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा। तीसरा है राजभक्ति, धर्म, अपक्षपात, सत्य और साहस देश संबंधी मुख्य धर्म है। मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूं। सही क्रम का चयन कीजिए। ए है 3 2 4 1, बी है 1 2 3 और 4, सी है 1 3 4 और 2, और डी है 4 1 2 और 3। इसमें देखिए सबसे पहले जो पंक्ति आती है, पहले पृष्ठ पर ही पंक्ति है, पंक्ति नंबर 4। ऑप्शन यहीं से सही हो सकता है क्योंकि झंडा की बात सबसे पहले ही करी गई है। वो कहते हैं कि मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूं। और सबसे लास्ट की जो पंक्ति है, राजभक्ति, धर्म, अपक्षपात, सत्य और साहस देश संबंधी मुख्य धर्म है। तीसरा जो है वो सबसे अंत में आता है, सबसे लास्ट की पेज पर आता है। इसका सही उत्तर हम देख सकते हैं ऑप्शन डी 4 1 2 3। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और आज का यह अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। हे अंग्रेजी राज के कार्यकर्ता और सच्चे अधिकारी लोग, यह आप ही लोगों के लगातार परिश्रम का गुण है कि ऐसे ऐसे फल प्राप्त हैं। उपरोक्त पंक्ति का संबंध निम्न में से किस निबंध से है? ए भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, बी शिवमूर्ति, सी दिल्ली दरबार दर्पण और डी शिव शंभू के चिट्ठे। दोस्तों ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप अभी तो तुरंत कर पाओगे
क्योंकि आपको पता है कि हम अभी तुरंत दिल्ली दरबार दर्पण से संबंधित एमसीक्यू कर रहे हैं। लेकिन ऐसे प्रश्नों को जब आपके सामने 10 यूनिट से के बीच से मिक्स प्रश्न पूछा जाए, वहां पर आप ऐसे प्रश्न का उत्तर दे दो तो आप समझो आपकी तैयारी 100% व्यवस्थित चल रही है और आप कुछ अच्छा करोगे। इस प्रश्न का सही उत्तर निसंदेह आप दे पा रहे होंगे। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली दरबार दर्पण। एक प्रश्न आपके लिए मैं होमवर्क देके जाता हूं कि इस निबंध में एक जो कैरेक्टर है किलाद खां जब वहां जाता है तो उसके साथ जो सरदार जाता है उसको पूरे कितने रुपए की वस्तु मिली थी, कितने रुपए की वस्तु मिली थी, आप ये जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इस प्रश्न का उत्तर। यह प्रश्न पूछा गया था पीवाईक्यू में भी और इस प्रश्न के घुमा के पूछा था। ऐसे प्रश्न के पूछे जाने की संभावनाएं अधिक बनती हैं। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा, ये पूरी सीरीज आपको कैसी लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में बता करके मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं ताकि आगे भी मैं आपके लिए कंटेंट ऐसे ही लाता रहूं। और इसके बाद आप कौन सी यूनिट पढ़ना चाहोगे, मैं बार बार सारे वीडियो में पूछता हूं। जिस यूनिट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होगी, जिस यूनिट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग बात करेंगे, मैं उसी यूनिट को स्टार्ट करूंगा। इसलिए आप लगातार इस प्लेटफॉर्म से अगर जुड़े हो तो सक्रिय रहिए और अपनी बातों को यहाँ रखने की कोशिश करिए। अगर मेरे से कोई गलती होती है तो आप निसंदेह मुझे टोक सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मेरे मेल आईडी पर मेल कर सकते हो कि सर आपने ये गलत बताया है, आप ऐसे नहीं ऐसे भी बताते तो बेहतर होता, या फिर आप इसे बेहतर करिए, सुझाव आप दे सकते हैं। मैं उसका इंप्लीमेंट जरूर करूंगा। यदि इंप्लीमेंट नहीं करूंगा तो आप इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के जा सकते हैं। मैं वादा करता हूं आपकी एकेडमी यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म के रूप में उभर के आएगा और एक अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपकी एकेडमी के साथ। जब तक मैं अगले वीडियो के साथ नहीं हाजिर हो जाता हूं, अगले वीडियो में हम करेंगे प्रताप नारायण मिश्र की जो मिश्र का निबंध है शिवमूर्ति से संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्य निबंध पाठ और संबंधित निबंध से जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं एक ही वीडियो में हम कर लेंगे इतना। उसके बाद एक छोटी सी वीडियो आएगी जो ये चल रही है एमसीक्यू, शिवमूर्ति से संबंधित एमसीक्यू वहीं कर लेंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।